जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। सभी साथियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ राजनीतिक इश्यूज़ पर जो भी चल रहे हैं, देश में घटनाएं हो रही हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी भारत की राजनीति में जो लगातार घटनाक्रम हो रहे हैं उससे हम वाकिफ़ रहें, उससे हमें पता रहे कि देश में क्या घट रहा है, क्या राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं। अभी ईद का दिन गया है, एक दिन पहले, और उस ईद के दिन में मुझे पुराने दिन याद आ गए। हमारा जहाँ हम निवास था, जहाँ मेरे पिताजी काम करते थे, जहाँ हमने अपना बचपन बिताया, आईटीडीसी का अशोका होटल सभी जानते होंगे, चाणक्यपुरी में है। वहाँ मेरे फादर काम किया करते थे, स्टाफ क्वार्टर मिला हुआ था, और जो 4th क्लास एम्प्लॉयज़ थे उन सबके लिए वहाँ पर सी ब्लॉक स्टाफ क्वार्टर्स हैं, वो मिले हुए थे। तकरीबन 350-400 फैमिलीज़ वहाँ रहती थी। उसमें पूरा एक मिनी इंडिया, छोटा भारत। हमने अपना जीवन बचपन वहीं बिताया, बहुत हाई फाई जगह, क्योंकि सरकारी होटल, आईटीडीसी का पक्की नौकरी मिली पिताजी को, तो उसके साथ साथ क्वार्टर मिल गए, भले ही छोटा सा क्वार्टर था। फिर पिताजी धीरे धीरे फैमिली को गांव से यहाँ दिल्ली ले आए। हम 6 भाई बहन, माता पिता, 8 लोग एक 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे। उसका गम नहीं था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि वहाँ नई दिल्ली जैसे इलाके में रह के शिक्षा, पढ़ाई लिखाई सबकी सरकारी शिक्षा थी, सब मिल गई। और एक जॉब सिक्योरिटी होने की वजह से, पक्की नौकरी होने की वजह से पिताजी को कोई टेंशन नहीं थी। ठेकेदारी की नौकरी नहीं थी, कच्ची नौकरी नहीं थी। पक्की नौकरी से आदमी को जॉब सिक्योरिटी होती है, तो उसको चिंता नहीं रहती कि भाई मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकता हूँ, क्वार्टर कोई छीनेगा नहीं, और एक पगार मिलेगी महीने की जो हर 6-8 महीने में बढ़ती रहेगी महंगाई के आधार पे, क्योंकि सरकारी नौकरी है। तो ले आए अपने को, दिल्ली ले आए, और दिल्ली में हमने चाणक्यपुरी जैसे वीआईपी इलाके में, आज जो प्रधानमंत्री जी का घर है उसके बैक साइड में ही उसी ब्लॉक स्टाफ क्वार्टर्स हैं, वहाँ हमने जीवन बिताया। और वहाँ पूरे देश के लोग जो वर्कर्स थे, पूरे देश के, ऑल इंडिया के तमाम 4th क्लास में खाली वो नहीं कि सफाई कर्मचारी हों, उसमें कुक भी थे, हेल्पर भी थे, उसमें तमाम लोग थे जो 4th क्लास के, जो पियोन थे, चौकीदार थे, और तमाम लोग परमानेंट थे, और तमाम धर्मों के, जातियों के लोग अलग अलग वहाँ पर, पूरे देश का एक मिनी इंडिया उसी ब्लॉक। और मुझे कल परसों याद आ गया ईद के मौके पे, शनिवार को, कि हमारे दोस्त जब हम एक साथ पढ़ते थे, सरकारी स्कूल थे तो हम एक साथ पढ़ते थे, उसमें हमारे ब्राह्मण पंडित जी भी थे, उसमें हमारे मुस्लिम समाज के भी थे, जो मेरे आज भी पक्के दोस्त हैं, क्योंकि स्कूल टाइम के बचपन के दोस्त हैं, तो भाई से, परिवार से ज़्यादा होता है। आज भी मैं जाता हूँ उनके घरों में तो परिवार की तरह बिल्कुल वेलकम करते हैं। वो, उनके परिवार, हमारे परिवार एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं, नाम से ही जानते हैं, कि कहीं कोई लेट वेट भी हो गए तो बोल दिया जी मैं फलाने के उसके साथ था, ताहिर के साथ था, या बीडी शर्मा जी के साथ था, तो वो एकदम वो समझ जाए, वो बिल्कुल कुछ कहेंगे नहीं परिवार के, कि भाई हाँ, उनको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि सही पुराने बचपन के दोस्त के साथ है। तो मिनी इंडिया जिसमें कि तमाम जातियों के, धर्मों के लोग सब रहते थे, एक साथ रहते थे पूरे, सुख दुख में। बड़ा दिन आता था तो सारे वो माइक वाइक लगा करके उस समय लगा के डांस वांस करते थे। वो तमाम बड़ा दिन, नया दिन और अपना नया साल सब इकट्ठा मनाते थे।
ईद मनती थी, सब इकट्ठे मनाते थे। दिवाली मनती थी तो सारे मनाते थे, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो जो भी हो, सब रहते थे एक साथ, सब मनाते थे उसको। सारे बम फोड़ रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, मेले जा रहे हैं, दिवाली मेले जा रहे हैं। ये नहीं पता ये मुस्लिम है या ये हिंदू है या कोई दूसरा उसका क्रिश्चियन है। और सब रहते थे भारी संख्या में, 400 परिवार कम नहीं होते। और हम ऐसे माहौल में पले कि जिसमें कि एक भारत के संविधान का जो ढांचा है, अनेकता में एकता, और वहाँ रहते हुए, सी ब्लॉक में रहते हुए कभी हमें कोई जाति का महसूस नहीं हुआ, कभी किसी ऐसा भेदभाव महसूस नहीं हुआ। और आज भी तमाम साथी मिलते हैं। लेकिन जो 1992 के बाद जब निजीकरण की ये सब तमाम चीज़ें आई और सरकारी शिक्षा को बेच करके जब निजी शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लग गया, एक कॉन्सेप्ट आ गया कि अब पब्लिक स्कूल बना दो और सरकारी स्कूल बंद कर दो। वो वहाँ से शुरू हुआ, बुनियाद मकसद वही था जो आज हो रहा है। तो वहाँ पर जो अनेकता में एकता वाली थी वो फिर जातियों में और आर्थिक रूप से जो भेदभाव है, ऊंचे नीचे का, कम छोटा मालदार, बड़ा मालदार, गरीब, वर्किंग क्लास, वो उसी हिसाब के स्कूलिंग शिक्षा हो गई। जिस पे जितना पैसा होगा उतने टॉप के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, जिस पे कम होगा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से वो कॉन्वेंट स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में पढ़ाएंगे। जो अधिकारी हैं वो तो सरकारी स्कूल जाने का मतलब ही नहीं होता, वो पब्लिक स्कूलों में पढ़ाएंगे। और हमारे टाइम पे मुझे याद है कि डीसीपी लेवल तक के अधिकारी तमाम लोग, कोई और ऑप्शन ही नहीं थे, बहुत लिमिटेड पब्लिक स्कूल थे, वो तमाम लोग वहाँ पर सरकारी स्कूलों में ही अपने बच्चों को पढ़ाते थे। और आज भी बड़े बड़े ओहदे पे और बड़े बड़े लोग, जगहों पे मालदार लोग जो आज भी हमें मिल जाएं तो आज भी ढूंढते हैं कि अपने बचपन के साथी कहाँ हैं। वो एकता, वो यूनिटी जो स्कूल से आनी है। क्योंकि बचपन में जब बचपन होता है तो उसमें 5 साल का जब बच्चा स्कूल जाता है तो ना उसको जाति का पता है, ना धर्म का पता है, ना भाषा का पता है, ना उसको क्षेत्र का पता है। सब मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खेलते हैं, दोस्त बनते हैं, पिक्चर साथ देखते हैं, झगड़े साथ करते हैं, पढ़ाई साथ करते हैं। और उस दौर में जब सब मिल करके जब बड़े होते हैं तो फिर बहुत सारे भेदभाव वो जीवन में रहते नहीं हैं। जो भारत का संविधान हमें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो पहली लाइन है उसकी उद्देशिका की, प्रेम्बल की, बाबा साहब ने लिखी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वो स्कूलिंग, वो सरकारी स्कूलिंग, एक जैसी शिक्षा पद्धति वो हमें सिखाती है, वो हमें भारतीय बनने के, भारत के लोग बनने के लिए हमें शिक्षा देती है, हमें बढ़ावा देती है और हमें बनाती है हम भारत के लोग। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हम तमाम लोग किसी अलग अलग देश के, अलग अलग ग्रहों से, अलग अलग जगहों के हम प्राणी हैं और यहाँ पर आए और एक दूसरे को देख के बिल्कुल तैयार नहीं है, एक दूसरे की हम गर्दन काटने को तैयार बैठे हैं। किन्होंने भड़का दिया राजनीतिक रूप से, बस एक दूसरे के खिलाफ। जो भगवान के त्यौहार हैं उसमें भी जुल्लूसों की शक्ल में तलवारें वगैरह लेकर के, पत्थरबाजी दुनिया भर के वो हो रहे हैं। दूसरों के धार्मिक स्थलों पे उनको खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उनके झंडे गिरा रहे हैं। उपद्रव मचा हुआ, उपद्रव किन्होंने फैलाया? उपद्रव क्या उन लोगों की गलती थी जिन लोगों ने उपद्रव फैला रहे हैं अभी, या उन्होंने जो जहरीले बीज बोए इस देश के अंदर, अनेकता में एकता को तोड़ने के, विखंडित करने के जो उन्होंने प्रचार किए, जहर फैलाए एक दूसरे धर्मों के विरुद्ध, एक दूसरे समुदायों के विरुद्ध, क्षेत्रवाद फैलाया, भाषावाद फैलाया, वो लोग जिम्मेदार हैं या इस देश की वो सरकारें जिम्मेदार हैं कि जिनको 26 जनवरी 1950 को इस भारत के महान संविधान ने जिम्मेदारी लगाई थी कि आपने इस देश के लोगों को भारत के लोग बनाना है, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग समुदायों के,
अलग संस्कृति के, अलग अलग तौर तरीकों के उन लोगों को आपने भविष्य में भारत के लोग बनाना है। उन सरकारों ने शायद अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उनके पास सत्ता पावर आई, लेकिन उन्होंने इस देश की शिक्षा पद्धति एक जैसी नहीं की। सरकारी एजुकेशन को मजबूत ताकतवर नहीं किया डे टू डे। उसको उन्होंने 92 में तोड़ करके बिखेर दिया, ख़त्म कर दिया। साजिश तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन 92 में भारत की एकता का सपना, उस स्कूलों को प्राइवेट करके वो तोड़ दिया, वो भाईचारे का वो सपना। आज मुझे ईद के समय पे का परसों मेरे बहुत सारे साथी हैं, मुस्लिम साथी हैं जो बचपन के मेरे दोस्त हैं, और बीच में हमारे ट्रेड यूनियन के साथी हैं जो दिन रात मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। उनके दिमाग में कभी आता नहीं कि मुस्लिम है। वो संघर्ष के मैदान में रहते हैं, मजदूरों की पगार की लड़ाई, उनकी नौकरी बचाने की लड़ाई, उनके दूसरे अधिकारों की लड़ाई को दिन रात वो लड़ते हैं। और हमें बता दिया जाता कि अरे फलाने वो तो बड़े खतरा है जी, वो तो ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई अभी तक तो सत्ता तुम्हारे पास ही रही है। पिछले 72-75 सालों में तो आप ही तो रहे हैं। कौन सा एक मुस्लिम प्रधानमंत्री रहा भाई? कैबिनेट में कितने मुस्लिम रहे हैं? तुम हिंदू ही तो कर रहे हो सारा खेल, तुम हिंदू ही ताकत में हो और तुम हिंदू ही तुम खतरे में हो। लेकिन ये हिंदू पॉलिटिकल हिंदू हैं, ये वो हिंदू नहीं है जो आपस में प्रेम भाईचारा, इस देश को, संविधान को मानने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग, इस देश को जोड़ने वाले लोग, वो नहीं है। वो पॉलिटिकल लोग हैं, अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे याद आया मेरा बचपन, हम कैसे एक साथ खेलते थे, कूदते थे, एक साथ हम जाते थे, ईद मनाते थे, वो दिवाली मनाते थे, वो बड़ा दिन मनाते थे। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी जो आज भी हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनके परिवार प्यार करते हैं, घर का हिस्सा मानते हैं। आज में ये मुझे लगा, मैं परसों से सोच रहा था कि मैं इस पे एक चर्चा करूं। बाबा साहब ने जब अपना भारत को संविधान सौंपा 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने देश को संविधान सौंपा। उनका संविधान सभा का आखिरी भाषण, उन्होंने शंका जाहिर की थी। उन्होंने कहा, रिकॉर्डेड उनका वो भाषण है, उन्होंने कहा कि ये जो मैं संविधान हमने बड़ी मुश्किल से बनाया, इसको, ये तो एक पुस्तक है, दस्तावेज है, ये अपने आप लागू नहीं होगा। इसमें जो लिखी हुई चीजें हैं, बातें हैं, उसको उन लोगों को जो सत्ता में आएंगे उनकी जिम्मेदारी होगी कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी ईर्ष्या के उसको ईमानदारी से लागू करना होगा उन चीजों को। क्यों नहीं लागू किया भाई? और सबसे दुख की बात यह है कि बताओ, भारत का कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश, वो अपने संविधान से चलता है। उसका संविधान जैसा भी हो, उस संविधान से देश चलता है, क्योंकि संविधान एक एक नागरिकों को अपने अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार पता होने चाहिए उनको, और पूरे संविधान की जानकारी होनी चाहिए कि मैं कल को कोई पुलिस वाला, कोई प्रशासनिक, कोई घूसखोर, कोई बदमाश, कोई सताए तो अपनी बात रख पाए पुलिस थाने कचहरी में जाके। उसको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि मेरे प्रति अगर कोई गैर संवैधानिक, गैर कानूनी काम होगा तो मुझे कहाँ पर जाना है, मुझे कौन सी धाराएं मुझे बतानी है, संविधान ने मुझे कौन सी शक्तियाँ दे रखी हैं, वो एक एक नागरिक को पता होना चाहिए। और एक अच्छा नागरिक, एक अनुशासित नागरिक, देश के संविधान को, कानून को मान सम्मान देने वाला नागरिक तभी बनेगा जब उसको संविधान में दी हुई उसकी शक्तियों का पता होगा। संविधान ने आपको शक्तियां तो दी हैं, आपको अधिकार दिए हैं, लेकिन आपके प्रति आपको एक एक नागरिकों को उसमें जिम्मेदारी भी लगाई है। भारत के संविधान ने आपको जिम्मेदारी भी लगाई है
कि एक एक किसी नागरिक की क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या वो भी हैं, वो आपको पता ही नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं, कहीं मिलते हैं, जी संविधान तो बहुत खराब है। मुझे बड़ा दुख होता है। मैं उनसे पूछता हूँ, भाई संविधान पढ़ना तो छोड़ो, तूने संविधान की पुस्तक देखी है कभी? कहते नहीं, देखी नहीं है, मगर संविधान खराब है। अच्छा भाई, आप अंतर्यामी हो, आपको सब दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े विद्वानों को मैं संविधान चालीसा का प्रचार करता हूं पूरे देश में। जब मैं सभा में बैठा होता हूं, मैं पूछता हूं, भाई संविधान देखा है, प्रेम्बल पढ़ा है, उद्देशिका पढ़ी है? नहीं पढ़ी। 1% लोगों के भी हाथ नहीं खड़े होते। तो उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि भारत के संविधान को एक पूरा सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना चाहिए था स्कूलों में, कंपलसरी। उसके ऊपर उसका एक विषय होना चाहिए था। 10th बोर्ड 12th बोर्ड में संविधान के कंपलसरी उसके सब्जेक्ट पास करना हो चाहिए थे। उसका कंपलसरी होना चाहिए था, एक विषय, एकेडमिक विषय होना चाहिए था। स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए था कंपलसरी रूप से, जिससे कि जो अधिकारी हैं उनको पता रहता, क्योंकि जो नागरिक हैं, बच्चे हैं, वही तो बड़े होकर कोई अधिकारी बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई व्यवसायी बनेगा, कोई नागरिक बनेगा, कोई नौकरी करेगा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा। उन सबको पता रहना चाहिए ना मेरे अधिकार क्या है। और जो जहां बनेगा, जिस पोस्ट पे जाएगा, नागरिकों को तो ये पता होना चाहिए मेरे अधिकार क्या है, और अधिकारियों को, प्रशासन को ये पता होना चाहिए, और नेताओं को, पॉलिटिकल और सामाजिक नेताओं को, कि हमें क्या क्या चीजें लागू करनी है। बहुत सारे पुलिस वाले हैं, बड़े बड़े अधिकारी, उनको वो आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं भी नहीं पता है, संविधान तो बहुत दूर की बात है। विविधता में एकता हमारे देश के इस महान संविधान का सबसे बड़ा सिद्धांत है। हमारे अभी मौजूदा मान्यवर मुख्य न्यायाधीश भारत चंद्रचूड़ साहब ने कहा था, अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले, सभी अखबारों में आया था, भारत के मूल सिद्धांत ध्रुव तारों के समान है, ध्रुव तारे के समान। इतनी बड़ी संज्ञा उन्होंने दी। और वो अनपढ़ जाहिल लोग, जिन्हें संविधान की जानकारी तो छोड़ो, उन्होंने कभी किताब को भी नहीं देखा होगा, वो कह रहे हैं संविधान खराब है, संविधान खराब है। अभी ये गुंडागर्दी फैल रही है, कोई किसी को गोली मार रहा है, कोई बम फेंक रहा है, कोई इसको मार रहा है, गैंगवार हो रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि अपनी उपलब्धि बता रही हैं वो सरकारें, वो महामूर्ख, हमारी उपलब्धियां हैं। गैंगवार चल रहे हैं, खुले रूप से एक दूसरे की गोलियां मारी जा रही है, बम फेंके जा रहे हैं घरों के पास, वकीलों के। दिल्ली में कोर्ट में गोली मारी जा रही है, नेताओं को गोली मारी जा रही है दिल्ली जैसी राजधानी में। अव्यवस्था फैली है, बेरोजगारी चरम पे चल रही है। हमारा शैक्षणिक सिस्टम ऐसा हो गया, जातियों में विभाजित। जैसे ऊपर कास्ट है या मोटा मालदार, अर्थात मोटा मालदार वो टॉप के स्कूलों में पढ़ाएगा, महंगे स्कूलों में। जो उससे कम कमाता है उससे नीचे के स्कूलों में पढ़ाएगा। जो उससे कम कमाता है उससे नीचे से कमाएगा। जो उससे नीचे कमाता है वो कुकुरमुत्ते की तरह छोटे मोटे 500-1000 वाले पब्लिक स्कूल गली गली में खुल गए, वहाँ पढ़ाएगा। और जो हम जैसा है, जो बिल्कुल ही जिस पे कुछ नहीं है, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा। जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत, वही वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था स्कूली सिस्टम में लागू कर दी। इसका कोई विरोध नहीं कर रहा। अभी मुझे परसों एक फोन आया, एक उनका पूछ रहे थे कि हमने ईडब्ल्यूएस में भरा था अपने बच्चे का। ईडब्ल्यूएस कोटा पब्लिक स्कूलों के लिए होता है। नाम नहीं आया, 2 बेटियां हैं, छोटी 4-5 साल की। जो वो आया नहीं है, क्या करें? मैंने उनको कहा, भाई आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आया तो आप सरकारी स्कूलों में डालो, वहाँ पर
एमसीडी के स्कूल हैं नगर निगम 5वीं तक के प्राइमरी शिक्षा, उसके बाद फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं दिल्ली सरकार के। और मैंने उनको कहा कि आप इसमें पढ़ाइए, और आप जो सोच रहे हैं कि पब्लिक स्कूल में ईडब्ल्यूएस होने के बावजूद भी वहाँ स्कूलों में खर्चे होते हैं आए दिन के, कभी पिकनिक मना रहे हैं, कभी बर्थडे मना रहे हैं किसी का, कभी कभी कुछ कर रहे हैं, कभी किसी चीज़ के लिए एक्टिविटी के लिए पैसे मंगाते हैं, कभी कुछ करते हैं। ईडब्ल्यूएस तो नाम का ही है। और दूसरी बात है कि बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है गरीब उसका, क्योंकि जो पब्लिक स्कूलों में जो दूसरे आर्थिक रूप से मजबूत परिवार के हैं वो अपने बच्चों को बढ़िया बढ़िया चीज़ें भेजते हैं, गाड़ियों में भेजते हैं, मोबाइल उनके पास रहते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड दूसरे तरीक़ा का होता है। तो जो हमारे परिवार के बच्चे हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि हम उनको पैसे नहीं दे सकते, उनको हम गाड़ी में नहीं छोड़ सकते, उनके परिवार के जैसा हमारा कल्चर नहीं, हम डिप्राइव हो जाते हैं। हमने कहा सरकारी में पढ़ाओ, और जो आप सोच रहे हो कि 1000 रुपये या 500 रुपये आप अपने बच्चे पे खर्च करोगे महीने के, तो उसका इनका अकाउंट खुलवा दो और उस अकाउंट में डालो आप फीस के रूप में। जब ये 8वीं 9वीं 8वीं पास करके 9th में आएंगे, तब इनको आप अंग्रेजी की भाषा का 2 महीने का ट्यूशन दे दो कहीं इंस्टीट्यूट में डाल के, और इनको फिर कंप्यूटर सिखा दो 6 महीने का कहीं पे बेसिक वगैरह, बस बन गए, ये नवाब बन गए अपने बढ़िया। फिर आगे 9th 10th उसके बाद आगे की शिक्षा को बेहतर कर लेंगे। हम सिर्फ अंग्रेजी के चक्कर में इन पब्लिक स्कूलों से लुट रहे हैं, इनके पे सर टक्कर मार रहे हैं। और उन बच्चों के 12वीं तक लाखों रुपए जमा हो जाएंगे। अगर आप 500 रुपये भी करते हो हर महीने के, तो 6000 रुपये साल के होते हैं। जब वो 12वीं पास करेगा तो उसके 72,000 रुपये खाते में होंगे प्लस ब्याज। और जब वो 12वीं पास करेगा तो आप उसको बढ़िया कहीं पर MBA, कहीं पर कोई आप वकालत CA कुछ कहीं करवाने के आप उसके फीस भर सकते हो, उसके जीवन को बना सकते हो। इन पब्लिक स्कूलों पे देके क्यों लुट रहे हो भाई? 7वीं 8वीं तक तो बच्चे को वैसे ही कुछ वो नहीं होता है, वो खेल कूद में मस्त रहते हैं। खेलने कूदने दो, असली पढ़ाई तो 9वीं से शुरू होती है। और अब तो इन्होंने वो झंझट भी खत्म कर दिया, जो नई शिक्षा नीति लेके आ गए। तो अब बिल्कुल 12वीं तक आपको चिंता नहीं करनी, सिर्फ 12वीं का बोर्ड होगा, 11वीं तक कोई चिंता नहीं करनी है। आप पढ़ो मत पढ़ो, आपको फेल ही नहीं करेंगे, बस लगे रहो। और 12वीं में एक लोचा डाल दिया इन्होंने तगड़ा वाला, कि अभी जो मौजूदा पद्धति थी उसमें 12वीं अगर कोई पास करेगा तो उसके नंबर के आधार पे कॉलेजों में डायरेक्ट जाके वो एडमिशन ले सकता था। जो कटआउट लिस्ट आती है नंबर के हिसाब से अलग अलग विषयों में, अलग अलग कॉलेजेस में। लेकिन अब इन्होंने कर दिया कि 12वीं जो बोर्ड के बाद पास करेगा उसके बाद भी उसको BA में आगे की पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन कोर्स में लेने के लिए, कॉलेजों में एडमिशन के लिए उसको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। और कितनी खतरनाक बात कर दी इस नई शिक्षा नीति में इन्होंने। भाई तुम 11वीं तक तो हमें बिना पढ़े पास कर रहे हो। एक तो 12वीं का बोर्ड लगा दिया, हमारे तो 80-90% लोग फेल ही हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 10वीं बोर्ड तो उन्होंने फेस ही नहीं करा। और 10वीं बोर्ड फेस करने का मतलब है कि आदमी चाहे रट्टा लगाता था, चाहे कुछ भी करता था, बोर्ड पास करने के लिए वो गधे की तरह मेहनत करता था स्टूडेंट। अब उसको कह दिया मत पढ़ बेटा, कोई चिंता नहीं है, बोर्ड खत्म। और वो 12वीं का बोर्ड देगा तो 12वीं के बोर्ड के लिए इतनी सारी तैयारी कैसे कर लेगा? और चलो जैसे तैसे पास भी हो गया, फिर उसको एंट्रेंस फिर करना है कॉलेज में जाने के लिए। और उससे पहले इन्होंने एक और खतरनाक चीज कर दी कि पहले तो 5 साल का बच्चा पहली क्लास में भर्ती हो जाता था, उसको एडमिशन मिलता था 5 साल के बच्चे को पुरानी शिक्षा नीति में। अब जो नई शिक्षा नीति करी है, 6 साल आपको नर्सरी भुगतनी पड़ेगी। जो बच्चा है 4 साल का भर्ती होगा और जब 10 साल का हो जाएगा उसके बाद वो पहली क्लास में आएगा। अब जो 10 साल का बच्चा पहली में आएगा तो 12वीं तो वो पास करेगा, 12 साल लगाएगा तो 22 साल का तो 12वीं पास करेगा।
अब 22 साल की उम्र में 12वीं पास करेगा, उसके बाद भी एंट्रेंस में फेल हो गया तो उसको कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। और हमारे बच्चे जिनके पास ना ट्यूशन है, ना हमारे पास पैसे हैं हाई फाई, हम ना कोई कोचिंग सेंटर देख सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, तो हमारे बच्चे कैसे पास करेंगे? जिनके पास बड़े बड़े घर में स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में भेज रहे हैं, और घरों में अलग उनके पास टीचर्स आते हैं, पर्सनल टीचर बड़े हाई फाई, और जिन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भेजते हैं उनको बड़े पैसे दे करके अपने बच्चों को पढ़ाने, तो भाई वही तो निकलेंगे टॉप, वही जाएंगे आगे, वही पढ़ेंगे। हमारे बच्चे बनेंगे ड्राइवर, चपड़ासी। अब तो चपड़ासी भी खत्म हो गया, अब तो एमटीएस आ गया। सारे काम झाड़ू मारने से लेके सारे काम करो भैया, डस्टिंग भी करो, झाड़ू भी मारो, फाइलें भी दो, चाय भी पिलाओ, इनकी वो डाक भी दे करके आओ, जो दफ्तरी करते थे, अलग दफ्तरी होते थे, इनके घर के भी काम करके आओ, इनके घरों में मालीगिरी भी करो, और जब जरूरत पड़ जाए तो ऑफिस में पुताई उताई भी करो। क्योंकि 11वीं तक तो हमने सीखा ही कुछ नहीं ना भाई। तो इसलिए मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि इस ईद पर मुझे याद आ गए वो बीते हुए लम्हे बचपन के। हमारा जो कंपाउंड था सी ब्लॉक, एक मिनी भारत था, छोटा भारत। तमाम पूरे देश के लोग वहाँ, साउथ इंडिया से लेके, गढ़वाल से लेके, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, आज भी आते सारे दोस्त अपने। कभी हमें जातिवाद महसूस नहीं हुआ, कभी हमें कोई भेदभाव महसूस नहीं हुआ, एक परिवार की तरह रहते थे। बस मैं आज ये शेयर करना चाहता था कि हम सरकार के जो गलत नीतियां उसके खिलाफ तो हमें बोलना चाहिए। हम अगर थोड़े आर्थिक मजबूत भी हो गए तो हमारे जो बहुत सारे गरीब लोग बच्चे हैं, करप्ट मेजोरिटी, जो भयानक अब महंगाई और भयानक बेरोजगारी से और त्रस्त हो रहे हैं, तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। और सरकारी शिक्षा को, हमें पुरानी सरकारी शिक्षा को, पद्धति को वापस हमें लागू करवाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। और इन पब्लिक स्कूलों के विरुद्ध, व्यावसायिक शिक्षा के विरुद्ध हमें लड़ना चाहिए। और इसीलिए हमने वाल्मीकि पाठशाला ऑनलाइन निःशुल्क हमने शुरू की है कि अगर कहीं भी शिक्षा न मिले तो वाल्मीकि पाठशाला है। आपके लिए हमने ये बुनियाद बेस तैयार कर दिया है। आप लोग जुड़ें, उसको सहयोग भी करें, अपने बच्चों को भी उसमें भेजें, खुद भी उसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, सब कर सकते हैं। उस वाल्मीकि पाठशाला को ऐसा बना दो कि वो भी मिनी इंडिया हो जाए। तमाम धर्म जातियों के सब कमज़ोर वर्गों को वो एक ऊर्जा की तरह काम आए, सबको पढ़ाए, सबको शिक्षित करे। वाल्मीकि नाम ही अपने आप में विशाल है। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।